हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जजमेंट पर। जजमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। साथ ही हम देखेंगे ऑर्डर 20 रूल 1 to 6 क्या दे रखा है और इससे रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस और सेक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले जजमेंट पे बात करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 पे जजमेंट डिफाइन है। द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, दैट मीन्स द स्टेटमेंट जो कि ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर के हिसाब से बना है उसे हम जजमेंट कहेंगे। साथ ही सेक्शन 33 कहता है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हियर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, यानी जो जजमेंट होगा वो डिक्री को फॉलो करेगा, डिक्री के हिसाब से बनाया जाएगा। एक केस हुआ है सुरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी AIR 1954 का, जिसमें ये बात कही है कोर्ट ने कि इट इज़ अ फाइनल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट intimated to the parties and to the world at large by formal pronouncement or delivery in the open court. दैट मीन्स कि एक ये फाइनल डिसीजन होता है जजमेंट के साथ ही साथ इसका जो एक्सप्रेशन है, प्रोनाउंसमेंट है, वो फॉर्मल होगा या ओपन कोर्ट में होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि डिक्री होल्डर किसे कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिक्री होल्डर को डिफाइन किया गया है। एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, यानी इसमें जो व्यक्ति केस जीत जाता है, जिसके फेवर में डिक्री की जाती है, उसे हम डिक्री होल्डर कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 क्या कहता है कि जजमेंट डेबिटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। दैट मीन्स कि जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास होती है, जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास होता है, यानी जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं केस हार जाना, तो वो जजमेंट डेबिटर कहा जाता है। उसके बाद ऑर्डर 20 रूल 1 देखते हैं क्या कहता है। जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, सब रूल 1 कहता है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हियर्ड शैल प्रोनाउंस द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट एट either at once or as soon thereafter as may be practicable, and when the judgment is to be pronounced on some future day, the court shall fix a day for the purpose of which due notice shall be given to the parties or their pleaders. That means what? कि जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, जब हियरिंग ख़त्म होगी, वैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। जजमेंट कभी एट वंस भी हो सकता है या जो जज है वो किसी फ्यूचर डे को भी नियत कर सकता है, किसी फ्यूचर डे को डिसाइड कर सकता है कि हम इस दिन सुनाएंगे। इसके लिए एक प्रोविज़ो भी है, इसको हम आगे देखेंगे। ये बात बताने वाली है कि जब भी जजमेंट सुनाया जाता है तो उससे पहले पार्टीज़ को नोटिस दे दी जाती है कि आपका जजमेंट सुनाया जाने वाला है। इसमें प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज़ नॉट प्रोनाउंस एट वंस, जहाँ पे तुरंत सुनाया नहीं जाता है, तो एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन 30 डेज, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके 30 दिन के अंदर जो है जजमेंट सुना दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूडेड, जब भी केस के कंक्लूजन यानी जो केस की जो हियरिंग होगी, काउंसिल्स की जो हियरिंग होगी वो फिनिश होगी, उसी से 30 दिन के अंदर केस की जो जजमेंट है वो सुना दी जाएगी। वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, जहाँ ये संभव नहीं होगा, सो दैट टू ऑन अ ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, द कोर्ट शैल फिक्स अ फ्यूचर डे for the pronouncement of judgment, and such day shall not ordinarily be a day beyond 60 days from the date on which the hearing of a case was concluded, and due notice of a day so fixed shall be given to parties or their pleaders. What is the meaning for that? अगर कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज नहीं होती है तो इस कंडीशन में 30 डेज़ के अंदर जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज पैदा हो जाती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज पैदा हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में 60 डेज़, विद इन 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है कोर्ट के पास। लेकिन इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। इसमें ये बात कही गई थी कि जो जजमेंट है, खासकर कमर्शियल कोर्ट का, कोर्ट डिवीज़न, कमर्शियल डिवीज़न का, कमर्शियल अपीलेंट डिवीज़न का, इनको थोड़ी सी फुर्सत दी गई है इस मामले को लेकर कि 90 डेज़ इनको दिए गए हैं इस चीज़ के लिए। अगर 90 डेज़ में ये लोग कोर्ट में ये क्या नाम जो जजमेंट है वो 90 डेज़ में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इनको मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है। और इसमें कॉपीज़ जो है बाया मेल या अदर तरीके से भेजी जा सकती है। ये चीज़ कमर्शियल कोर्ट पर लागू होती है। उसके बाद एक केस हुआ था RC शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1976 का।
इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि अनरीजनेबल डिले बिटवीन द हियरिंग ऑफ अ आर्ग्यूमेंट एंड डिलीवरी ऑफ अ जजमेंट ऑफ अनलेस explained by the exceptional or extraordinary circumstances is highly undesirable. दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को साफ शब्दों में कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप जजमेंट सुना दीजिए, जिससे अगले पर्सन को, अगली पार्टीज़ को अपील करने की फुर्सत मिले और वो आगे देख सके अपने रास्ते, अगर संभव है तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये कहा है कि अनरीजनेबल डिले नहीं होनी चाहिए, अकारण डिले नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगला ही केस है इस तरीके 2001 का केस है, काफ़ी रिसेंट केस लग रहा है। तो रिसेंट केस में ये बात कही गई है, अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एआईआर 2001 में। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ काउंसिल वर ओवर बट द जजमेंट वाज रिजर्व बाय द हाई कोर्ट एंड प्रोनाउंस आफ्टर 2 ईयर देन एक्शन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह काम किया गया था कि जो बिहार में हाई कोर्ट था उसने 2 साल के लिए किसी जजमेंट को, इनके जो जजमेंट है इसको रिजर्व कर लिया था। तो 2 साल तक जो राइट है पर्सन का वो डिप्राइव रहा उस चीज़ से, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर एक्शन लिया। उसने वो पहले ही कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रोनाउंसमेंट कर दो वो जजमेंट का। उसके बाद सब रूल 2 क्या कहता है रूल 1 का, वेयर अ रिटन जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस इट शैल बी सफिशिएंट इफ द फाइंडिंग ऑफ अ कोर्ट ऑन each issue and final order passed in the case are read out and it shall not be necessary for the court to read out whole judgment। इसमें ये बात कही गई है कि जो जजमेंट की जो आपने केस की फाइंडिंग्स की हैं और जो भी आपको फाइनल ऑर्डर रहा हो उसको अगर एक न्यायाधीश सुना देता है, एक जज सुना देता है, तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा जजमेंट पढ़े, उसकी मेन चीज़ों को यानी फाइनल ऑर्डर को पढ़ेगा या उसकी फाइंडिंग्स होंगी तो उसको फाइंडिंग्स को पढ़ दे तो उतना सफिशिएंट है। उसके बाद सब रूल 3 कहता है कि द जजमेंट मे बी प्रोनाउंस्ड बाय द डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट अ शॉर्ट एंड राइटर इफ द जज इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। यानी शॉर्ट एंड राइटर जो होगा वहाँ पर उसके सामने जज डिक्टेशन करते हुए जजमेंट को सुना सकता है, अगर इस चीज़ के लिए हाई कोर्ट स्पेसिफाई करे, हाई कोर्ट इस चीज़ को ऐसा नियम बना दे उस पर्टिकुलर जज के लिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द जजमेंट सो प्रोनाउंस शैल आफ्टर मेकिंग सच करेक्शन देयरइन एज मे बी नेसेसरी be signed by the judge, bear the date on which it was pronounced and form a part of the record। That means what कि जब डिक्टेशन हो जाता है, डिक्टेशन होने के बाद जब जज के पास वापस पहुंचता है, लिखने के बाद पहुंचता है, उसके बाद तो उसमें वो देखता है कि किसी प्रकार का कोई करेक्शन तो नहीं करना है। अगर कोई करेक्शन करना होता है छोटा मोटा तो वो करेक्शन करता है, और अगर करेक्शन नहीं करना होता है तो उसमें वो साइन करता है, उसी दिन की तारीख डालता है और जजमेंट तैयार हो जाता है। उसके बाद रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है रूल पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय अ जज प्रेडेसर। जज शैल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस बाय हिज प्रेडेसर। मतलब क्या है कि किसी जज ने मान लीजिए कि पहले कोई जजमेंट सुनाया, जजमेंट लिखा, सुनाया नहीं, अगर नहीं सुनाया है तो अगला जो जज आएगा उसकी सीट पर वो इस चीज़ के पावर रखता है कि वो उस जो लिखे हुए जज, जो प्रीवियस जज ने उस चीज़ को लिखा था उसको वो सुना सकता है। रूल 3 कहता है कि जजमेंट टू बी साइंड। इसमें ये बात कही गई द जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज इन अ ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट एंड when once signed shall not afterward to be altered, added or save as provided by the section 152 or ऑन रिव्यू। दैट मीन्स कि जब एक बार जजमेंट में साइन और डेट पड़ जाते हैं उसके बाद इसमें किसी तरीके का अल्टर या एडिशन नहीं किया जाता है, और अगर ऐसा करवाना है तो इसके लिए आपको सेक्शन 152 में जाना पड़ेगा। 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर है, या फिर रिव्यू में जाना पड़ेगा जो कि सेक्शन 114 में दिया गया है, रिव्यू ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के। उसके बाद रूल 4 कहता है कि जजमेंट ऑफ अ स्मॉल काज कोर्ट्स, जजमेंट ऑफ अ स्मॉल काज कोर्ट्स नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। दैट मीन्स व्हाट, ये जो स्मॉल कोर्ट्स होते हैं इनको सिर्फ पॉइंट जितने भी उस इशू में निकल रहे होते हैं उस चीज़ को रखना होता है और साथ ही अपना डिसीजन देना होता है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी कंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रूल 4 सब रूल 2 क्या कहता है कि जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स में क्या होता है,
जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट। नंबर 1 तो कंसाइज स्टेटमेंट रखेगा। उसके बाद द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, जो पॉइंट हैं उस केस के, उसका जो उसने डिटरमाइन किए हैं उस चीज़ को, उसके अंदर रखेगा। द डिसीजन देयर ऑन, जो डिसीजन उस पर देना है वो डिसीजन देगा। एंड द रीजन फॉर सच डिसीजन, और जो रीजन्स बनेंगे उस डिसीजन, ऐसा डिसीजन उसने क्यों दिया, ऐसा डिसीजन के लिए वो रीजन भी फाइंड आउट करेगा और उसमें लिखेगा। रूल 5 कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच केस। देखिए ये रूल इस तरीके से बना है कि मान लीजिए कि कभी कभी किसी केस का नेचर काफ़ी टिपिकल होता है और हर मुद्दे की सेपरेट इश्यूज़ को देखना पड़ता है। तो जब तक कि एक फाइनल ऑर्डर नहीं मिलता है, यानी जब तक कि एक फाइनल फाइंडिंग नहीं मिल जाती है कोर्ट को, तब तक वो हर एक इशू पर अपना डिसीजन और उसके पीछे क्या रीजन रहा ये लिखता है। In a suit in which the issue have been framed, the court shall state its finding or decision within the reason, therefore, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issue is sufficient for the decision of the court. ठीक है, तो एवरी सेपरेट इशूज़ पर बनाएगा। जैसे कि राम मंदिर का केस ऐसा हुआ था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के केस में भी यही हुआ था कि कोई एक पर्टिकुलर इशू नहीं था, उसके अंदर कई सारे इश्यूज़ थे। तो हर किसी इशूज़ के पीछे हाई कोर्ट ने जब इसको ट्रायल किया था, हियरिंग इसकी करी थी, तो हाई कोर्ट ने हर इशू पर अपनी अपनी बात रखी थी कि इस चीज़ में ये निर्णय, ये और इस निर्णय के पीछे ये कारण है। उसके बाद 5A क्या कहता है? रूल 5A कहता है कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केस वेयर द पार्टीज आर नॉट प्रेजेंटेड बाय द प्लीडर। इन सब में क्या है कि एक्सेप्ट वेयर द बोथ पार्टीज आर रिप्रेजेंट बाय द प्लीडर द कोर्ट शैल कोर्ट शैल व्हेन इट प्रोनाउंस इट्स जजमेंट in a case subject to appeal inform the parties present in the court as to the court to which an appeal lies and the period of limitation for filing of such appeal and place on record the information so give the parties in that condition जहाँ पर pleaders नहीं होते हैं, वहाँ पर अगर जजमेंट सुनाया जाता है तो उसमें ये बता दिया जाता है, पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं और इस अपील का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है। यानी किसी का 60 दिन होता है, किसी का 90 दिन होता है, इस तरीके से, या किसी का 30 दिन होता है। तो ये चीज़ कोर्ट कंसीडर कर देती है पार्टीज़ को कि भाई आपके पास इतना टाइम है अगली अपील करने के लिए। उसके बाद रूल 6B क्या कहता है? कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन to be made available. Where the judgment is pronounced, copies of the judgment shall made available to the parties immediately after the pronouncement of judgment for the preferring an appeal on payment on such charge as may be specified in the rule made by the High Court. High Court lower judiciary को रेगुलेट करता है और अपने लिए भी रूल्स बनाता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन उसको दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो कॉपीज़ हैं, जो जजमेंट किसी जज ने दिया और उसकी जो कॉपीज़ होती हैं उसके लिए कोर्ट फी लगती है। तो कोर्ट फीस जो है वो तय करता है हाई कोर्ट। क्या टिकट लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये सारी चीज़ें वो चीज़ बताता है। तो जो कॉपीज़ अगर किसी पार्टीज़ को ज़रूरत होती हैं तो वो उस टिकट और उस फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके कॉपीज़ ले सकता है। तो ये टोटल मिला के प्रोफार्मा है निर्णय का, जजमेंट का, कि इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कंटेन की जाती हैं। सबसे पहले इसमें साइन होना चाहिए, इसमें डेट होनी चाहिए, एट वंस प्रोनाउंस होना चाहिए। एट वंस प्रोनाउंस नहीं होता है तो 30 दिन का विद इन ए टाइम ऑफ 30 डेज दिया हुआ है। ड्यू टू नोटिस, दोनों पार्टीज को नोटिस दे दिया जाएगा। और अगर 30 दिन में नहीं होता है, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ रही है, तो 60 डेज़ होता है। 60 डेज़ के विद इन 60 डेज़ जो है जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीज़न, कॉमर्शियल अपील डिवीज़न को छूट दी गई है 90 दिन की। वो अपना निर्णय की कॉपी जो है वो बाय मेल और अदरवाइज तरीके से भेज सकती हैं। तो ये टोटल मिला के जजमेंट का पूरा कंटेंट हुआ। और इस तरीके से मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरी ये इसी जजमेंट पर हिंदी की भी वीडियो बनी हुई है जो आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।